हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। सबसे कॉमन क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, 10 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो मैंने अपने हिसाब से ऑब्जर्व करी, मुझे बच्चों के समझ में आई और उनका सॉल्यूशन क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या बच्चे आम जिंदगी में और डेली महसूस करते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। जो लोग नए हो यार, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं अटैच जुड़े हुए हैं अभी, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। एक नीट वाले बच्चों के लिए अलग है और MBBS वाले बच्चों के लिए अलग है। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी बाय मैसेजिंग मी हियर। अगर टेलीग्राम आईडी मेरी नहीं मिलने लगती, कोई दिक्कत होती है, यू कैन डायरेक्टली ईमेल मी, ईमेल पे भी मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ओके, सो देखो, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बच्चे जो मुझे बोलते हैं, भैया हमारा बैकलॉग हो रहा है, ठीक है। और बैकलॉग का सिंपल सा कारण है कि भैया हमारे टेस्ट लगातार चल रहे हैं। पहली बात तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जो बच्चा टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं करी है, मैं उसको साफ बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज जब तक आपके पास नहीं होगी, आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा कि आपको कितने टाइम पे क्या कंप्लीट करना है, आप किसी ना किसी एक अनबैलेंस प्रिपरेशन में लगे हुए होगे। आप कोई ना कोई एक तरफ डायरेक्शन में भाग रहे होगे और दूसरा सब्जेक्ट आपका छूट रहा होगा। सो टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए ताकि आपके पास एक शेड्यूल हो। और जब आप टेस्ट सीरीज किसी को भी फॉलो करते हो, आपका बैकलॉग होता है, चाहे आप अभी फ्रेशर हो चाहे आप ड्रॉपर हो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बैकलॉग हो रहा है उसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो। अपना हरदम आगे अगला आने वाला टेस्ट है उसमें कोशिश करो बैकलॉग ना हो। पहले जो रिसेंटली चल रहा है पहले उसको पकड़ने की कोशिश करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो बैकलॉग करो, नहीं तो मत करो। बैकलॉग करने का टाइम तुमको बाद में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो फोकस ओनली ऑन द करेंट थिंग, लीव वॉट एवर बैकलॉग यू आर हैविंग राइट नाउ। उसके बाद आप उसको कवर कर सकते हो। होता ही है कि जब आप रिसेंट पे फोकस करना शुरू करते हो तो कभी ना कभी ऐसा एक आधा टेस्ट ऐसा ज़रूर आता है जिसका जो सिलेबस होगा वो आपको पहले से आता होगा, आपको कम टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर, और उस टाइम को यूज़ करके आप बैकलॉग कवर कर सकते हो। या फिर कई बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ऐसा है कि 3 टेस्ट के बाद एक टेस्ट ऐसा आता है जिसमें वो पूरा 3 टेस्ट का पूछते हैं। वो टाइम होगा जब आप अपना बचा हुआ बैकलॉग कवर कर सकते हो। सो बैकलॉग की प्रॉब्लम आपकी इस तरह से निपट सकती है। बैकलॉग के चक्कर में रिसेंटली जो चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है। बैकलॉग करने के लिए रिसेंटली कब आप छोड़ सकते हो, जब जो अभी टेस्ट में आने वाला है, खास करके फिजिक्स का पोर्शन अगर क्लास 11th का है, मैकेनिक्स का है, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टफ हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर बैकलॉग कोई आपका ऐसा छूटा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मान लो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, या आपका EM वेव्स हो गया, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये चैप्टर्स अगर आपके छूटे हुए बाई चांस जो नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो अभी करंट में आने वाला उन चैप्टर्स को ड्रॉप करके पहले बैकलॉग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मोस्टली आपको पहले करंट पे फोकस करना है, ठीक है। सेकंड चीज़, मुझे बच्चे पूछते हैं भैया क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ NCERT आ रहे हैं, ठीक है। एक बात अपनी बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन 3 में अगर क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आता है उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। इट इज़ यूजलेस। ना उन डेटाज को, फैक्ट्स को याद करने नहीं बैठना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास बच्चों से बात होती है जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है, वो कहते हैं भैया हमारी तो टेस्ट सीरीज में बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो कुछ भी मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा दिया हुआ है सब कुछ याद करने में लगे हुए हैं, और क्योंकि उनको टेस्ट में परफॉर्म करना है। दैट्स स्टुपिडिटी। क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल जाएगा तुमको आउट ऑफ NCERT करके? कोचिंग की टेस्ट में रैंक ले आके तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? उस बचे हुए टाइम को थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर लो। यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, यू विल बी, तुमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा फाइनल एग्जाम में। नो बडी केयर्स अबाउट योर टेस्ट सीरीज रैंक एक्सेप्ट यू। ओके, सो जो भी NCERT से बाहर है, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, और वो भी उसमें भी जो न्यू NCERT है उसको फॉलो करना है। ओल्ड NCERT के कुछ सिलेबस में दे रखे हैं लेकिन एक्चुअली वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, तो वो फैमिलीज जो हैं उनको भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो, बच्चे एक चीज़ मुझसे बोलते हैं भैया मैं कितना ही पढ़ाई कर लूँ, कितना ही अच्छा शेड्यूल बना लूँ, मेरा शेड्यूल कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, मेरी चीज़ें कभी कंप्लीट ही नहीं पाती। और मैं कहता हूँ ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। एक दिन में जितना आपने शेड्यूल बना रखा है, जितनी चीज़ें आपने कंप्लीट करने का सोच रखा है, उसकी अगर 60% चीज़ भी कंप्लीट हो गई ना, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड डे। क्योंकि हमारी आदत में होता है कि हम हमारी क्षमता से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिलेबस लेकर के चलते हैं पढ़ाई के लिए। ओके, तो अगर आपका सिलेबस छूट रहा है, अगर आपको लगता है कि दिन भर में जितना आपने शेड्यूल बनाया उसका 60% पोर्शन भी अगर आपका कंप्लीट है, कंसीडर इट टू बी गुड इनफ। बिकॉज 100% शेड्यूल किसी का कंप्लीट नहीं होता, चाहे कोई कितना ही तुर्रम खान आदमी क्यों ना होता। अगर 60% भी आपका हो गया है तो दैट इज़ ए वेरी गुड इनफ। ओके, फिर बच्चे कहते हैं भैया टेस्ट में सिलेबस जो आ रहा है पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता, बैकलॉग बन जाता है। होता है, हर किसी के साथ होता है। बहुत ज़्यादा जब आपको लगने लगे कि सिलेबस आपके पास है, तो आपका काम ये नहीं है कि आप अपना सोना बंद कर दो या दिन में 18 घंटे पढ़ाई करने का शेड्यूल बनाने लगो। वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। आपका जब सिलेबस बहुत ज़्यादा होने लगे, आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिलेबस कम कर दो। सिलेबस कम कैसे करोगे? बायो का सिलेबस कट ऑफ आप नहीं कर सकते, वो आपको करना ही करना है।
केमिस्ट्री का सिलेबस आप कट ऑफ नहीं कर सकते, वो आपको करना ही करना है। फिजिक्स का सिलेबस आप कट ऑफ कर सकते हो। तो एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो फिजिक्स के हैं, जिससे हमारा 70 से 80 नंबर का पेपर बनता है, जैसे हमारे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका सेमीकंडक्टर्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स, मतलब क्लास 12 वाले जो आपके चैप्टर्स हैं वो, और क्लास 11 से यूनिट डायमेंशन, एसएचएम वेव्स और आपका ग्रेविटेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो आप वर्क पावर एनर्जी या आपका क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, इन कुछ चीज़ों को छोड़ करके अगर आपका फिजिक्स का कोई भी पोर्शन छोड़ना पड़ रहा है आपको, आप छोड़ सकते हो। टेस्ट में यूजुअली बायो आपको कवर करके जाना है, केमिस्ट्री आपको कवर करके जाना है, फिजिक्स हो गई तो ठीक, नहीं हो गई तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो बिना फिजिक्स के भी थोड़ी बहुत फिजिक्स करके भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कभी भी सिलेबस बहुत ज़्यादा लगने लगे, सबसे पहले फिजिक्स का जो पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा हो उसको ड्रॉप कर दो। फिजिक्स आपको पूरी नहीं करनी है सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि आप पूरी, अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है इट्स वेरी गुड थिंग, आप बिल्कुल बहुत टॉप रैंक का सोचो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि दिक्कत है कि मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, लिमिटेड चैप्टर्स पहले फिजिक्स के कर लो, स्टार्टिंग से ही कर लो, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। एटलीस्ट तुम 50-60 नंबर 70 नंबर फिजिक्स में ले आओगे। ठीक है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तुम, उसके ऊपर का तुम जा सकते हो, लेकिन मिनिमम पहले पकड़ के चलना है, मैक्सिमम पे बाद में जाना है। ओके, फिर देखो एक प्रॉब्लम, बच्चे मुझे बोलते हैं सर भैया हम बायो का पेपर, देखो मेरे मेंटरशिप वाले जो बच्चे होते हैं उनको मैं कॉन्स्टेंटली बोलता हूँ कि तुमको रोज़ एक बायो का फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तो मेरे मेंटरशिप के अंदर जो बच्चे हैं वो रोज़ पेपर देते हैं, रोज़ एक बायो का टेस्ट वो देते ही हैं, स्कोर अपना शेयर करते हैं मेरे साथ। पर क्या होता है, कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं भैया हम पेपर दे रहे हैं लगातार, लेकिन हमारा पेपर का स्कोर ही इंप्रूव नहीं हो रहा, 280 290 पे जाकर के अटक गया है। और यूजुअली मैंने बच्चों में देखा है, बच्चों में कब स्कोर नहीं इंप्रूव होता, जब आप लगातार पेपर दे रहे हो स्कोर नहीं इंप्रूव होता, खास करके बायो में, जब आप सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर रहे होते हो। एक बच्चों के अंदर धारणा है कि अगर मैं एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करूंगा, बार बार करता रहूंगा तो मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। नहीं होगा। तुम जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो एक तरफ से, और तुम्हारा दिमाग हर एक चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो और आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, तब आपको एक्चुअली समझ में आता है कि ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसमें से कहाँ पर आप अटक रहे हो, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं थ्योरी में, जिस डेप्थ में आप कभी गए ही नहीं। इसीलिए कभी बायो का स्कोर अगर आपका अटक जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया है। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है। सो व्हाट यू नीड टू डू, सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, मैं नहीं कहता एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। मैं कहता हूँ जितना टाइम तुम एनसीईआरटी पढ़ने में लगाओगे उतने टाइम में उस चैप्टर के कम से कम तुम 300-400 क्वेश्चन कर लोगे। सो फर्स्ट गो फॉर क्वेश्चंस, उसके बाद देखो कि क्या क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे, तो वहाँ से तुमको वो एनसीईआरटी का पार्ट रिवाइज करना है। या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि एनसीईआरटी पहले एक बार रिवाइज करो फास्ट, फिर क्वेश्चंस करो, फिर देखो कि क्या क्या नहीं बन रहा उस चैप्टर में, फिर आकर के उस चैप्टर को फिर से थ्योरी रिवाइज करो, तब तुम प्रॉपर्ली थ्योरी रिवाइज कर पाओगे और तब तुम्हारा वो चैप्टर सॉलिड हो पाएगा। सो अगर बायो का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा टेस्ट में, देन डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ए लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो को फिजिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो बायो एकदम से लास्ट में कवर नहीं होती। तुम किसी भी बच्चे से बात कर लेना, पूछ लेना, बायो नीड्स टाइम, बायो इज़ नॉट डिफिकल्ट बट बायो नीड्स टाइम। ठीक है, फिर बच्चे बोलते हैं भैया केमिस्ट्री का स्कोर हमारा इंप्रूव नहीं हो रहा। केमिस्ट्री का स्कोर अगर आपको इंप्रूव नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है, नहीं हो पा रहा है, स्टिक टू एनसीईआरटी। देखो हमको कंटेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, केवल उस पर ही स्टिक करना है। ऑर्गेनिक में अगर रिएक्शन आपकी फैकल्टी आपके टीचर्स बाहर करवा रहे हैं एनसीईआरटी से, मत करो। इनऑर्गेनिक में अगर कंटेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है, मत करो। एनसीईआरटी इज नॉट द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए लेक्चर एंड नोट्स ही अच्छे हैं, लेकिन कंटेंट जो है आपका, जो मटेरियल है, वो आपका एनसीईआरटी का ही होना चाहिए। उससे बाहर जाने पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, कोई मतलब नहीं है। सो केमिस्ट्री में नोट्स करो, लेक्चर्स करो, लेकिन जो मटेरियल यूज़ करना है, जो आपको जितना आपको याद करना है, वो चीज़ केवल एनसीईआरटी के अंदर की होनी चाहिए, एनसीईआरटी से बाहर की नहीं करनी है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके जो होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। इसके अलावा मॉड्यूल्स करो, बेसिक क्वेश्चन करो, आपकी केमिस्ट्री धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगेगी। केमिस्ट्री में ज़्यादा इंप्रूव करने में प्रॉब्लम आती है फिजिकल पर बाद में जाना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भरोसे ही करीब तुम 100-110 नंबर निकाल सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत है। फिजिकल थोड़ा वीक भी होगा, चल जाएगा काम, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अपने को स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ें हैं, वहाँ उसको करना आसान है। ठीक है, अगर आप फिजिकल करने में कैपेबल हो तो फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आप पहले अच्छा कर ही लोगे, क्योंकि वो आपके लिए और आसान पड़ेगी करना। ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं भैया फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। नहीं होगा, फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अनटिल अनलेस आप बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छा नहीं कर ले रहे हो उसके बाद, ताकि इतना टाइम बचे कि आप फिजिक्स को टाइम दे पाओ, तब तक फिजिक्स का स्कोर आपका इंप्रूव नहीं होगा। अगर तुम सोचो कि तुम सीधे फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव करने के लिए चले जाओ और तुम अपनी बायो और केमिस्ट्री को छोड़ दो, तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे, फिजिक्स तो तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। तो बिकॉज हमारा फिजिक्स इंप्रूव करने में टाइम लगता है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं, उतना हम टाइम नहीं दे पाते। दैट्स वाई फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव करने में दिक्कत आती है। उसका शॉर्टकट सिंपल सा इतना है
कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 8-9 चैप्टर्स जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उनको पहले कंप्लीट कर लो, ताकि 70-80 नंबर का तुम्हारा पोर्शन सॉलिड हो जाए। और उसको स्टार्टिंग से ही लेकर के चलो, साल भर अपने पास उसको अच्छा करके रखो। बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन बने तो ठीक है, नहीं तो केवल PYQs करके चले जाना, उसके भरोसे जितने बने तो बने, नहीं तो फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स ला करके भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो अगर फिजिक्स इंप्रूव नहीं हो रही, डू PYQs एंड डू ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 100 मार्क्स आपके लिए इनफ है। फिजिक्स में मुझसे बच्चे पूछते हैं भैया किस लेवल तक जाना है। फिजिक्स में JEE मेंस का लेवल लास्ट है, और वहाँ तक भी आप तभी पहुँचोगे जब आपका बेसिक सब कुछ हो चुका हो। बेसिक नहीं हुआ है फिजिक्स के JEE मेंस के क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है। 2025 की बात हो चाहे 26 की बात हो, सिलेक्ट वो हुआ है जिसने बेसिक चीज़ें कर ली। आपको लगता है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री किसी ने बहुत टफ सॉल्व कर लिया एग्जाम में, नहीं की। जिनके 550 नंबर भी आए हैं उनने बायो में 350 नंबर निकाले, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में तो केवल 100 नंबर ही थे। या मान लो किसी केमिस्ट्री में 120 थे, फिजिक्स में 80 थे। ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 नंबर थे। ओके, क्योंकि वो बंदों की रैंक ही अलग है। सिलेक्शन के लिए आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हो जब पहले आपका बेसिक्स कवर हो। ओके, फिर बच्चे बोलते भैया हम डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाओगे। तुम अगर बेवकूफ़ लोगों के साथ घूमोगे, ऐसे लोग जो तुमको डिमोटिवेट करने में ही लगे, तो तुम डिमोटिवेट होगे। और डिमोटिवेट होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बहुत ज़्यादा सिलेबस अपने सर पर ले लेते हो, और आपको समझ में आ जाता है कि इतना मेरे से हो नहीं पाएगा। दिमाग आपका अनकॉन्शियसली आपको पता होता है कि जितना मैंने सोच रखा करने का वो नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली होता क्या है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि यार जो चीज़ हो ही नहीं पानी, उसमें मेहनत करने से मतलब क्या है। सबसे आसान तरीका अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दो, आपका मन पढ़ाई में अपने आप लगने लगेगा। जैसे ही आप अपना लोड अपने ऊपर से कम करोगे, आप अपने गोल्स थोड़े छोटे कर लोगे, आप मोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। बाद में अपने गोल्स फिर से इंप्रूव कर सकते हो, फिर से बढ़ा सकते हो। दैट्स अ वेरी ईजी थिंग। ओके, फिर बच्चे कहते हैं भैया बहुत कम टाइम है हमारे पास, टाइम ही नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, हो ही नहीं पा रहा सिलेबस। हाँ, क्योंकि तुम बहुत सारा टाइम दे रहे हो लेक्चर्स देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास दिन भर में टाइम कम पड़ रहा है पढ़ने के, लेक्चर्स देखना बंद कर दो, या लेक्चर्स वही देखो जो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड हो। आपका अपने आप पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। एंड जब तुम्हें लगने लगे कि आगे की चीज़ें बहुत मुश्किल पड़ रही हैं, पहले अपना पिछला रिवीजन करना शुरू कर दो। एटलीस्ट जो पोर्शन बहुत अच्छे से हो गया उसको सॉलिड कर लो, ठीक है। जब तुमको लगेगा कि जो तुमको आता है वो तुम्हारा बहुत अच्छे से हो गया है, तो तुमको आगे वाली चीज़ें करने में मन अपने आप लगने लगेगा। और लेक्चर्स कम कर दोगे तो तुम्हें अपने आप पढ़ने के लिए टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर बच्चे कहते हैं भैया लैक ऑफ डिसिप्लिन है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, घर पे बैठते हैं, पढ़ाई नहीं होती, रूम पे पढ़ाई नहीं होती। सबसे आसान है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। सबसे आसान काम, लाइब्रेरी ज्वाइन कर दो। नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते, या लाइब्रेरी के साथ साथ तुम मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। तुम किसकी ज्वाइन करते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मेंटरशिप के थ्रू ये हो जाता है कि आप एक किसी इंसान के लिए अकाउंटेबल हो जाते हो, जो आपसे पूछता है कि भाई तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तैयारी कैसे कर रहे हो उससे। और साथ में आपको स्ट्रैटेजीज प्रॉपर मिल जाती हैं। थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम निकालना ईजी पड़ जाता है। देखो, आपके इस लेवल पर आपको पूरा जी जान लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेप आपका जो है आज का, ये आपकी पूरी लाइफ को डायरेक्शन देने वाला है। आज तुम कौन से कॉलेज में जाते हो और तुम कौन सी डिग्री करते हो, ये तुम्हारे आगे की लाइफ की पूरी डायरेक्शन बताएगा। इसलिए जितना दम लगाना है अभी लगा लो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का बहुत स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। उसके आगे लाइफ जाकर के इतना टफ नहीं है। एग्जाम्स आने वाले टाइम में मेडिकल फील्ड में आगे के एग्जाम्स ईजी हो जाते हैं। सबसे टफ नीट UG का ही टाइम पड़ता है। ओके, एक बच्चे प्रॉब्लम उससे बोलते भैया बायो के एग्जाम्पल्स जो है वो याद नहीं हो पा रहे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है बायो की, खास करके फैमिलीज़ वगैरह हो गया, एनाटॉमी वाला पार्ट हो गया, जो बच्चे भूलते हैं। सबसे सिंपल बोलता हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों का, ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी। रटने बैठोगे नहीं रह पाएंगे दिमाग में। ओके, सो दीज आर द फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं, जो मुझे समझ में आई। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो प्लीज़ कमेंट करना, डेफिनेटली मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, है ना, वी कैन टॉक एंड और यू कैन ईमेल मी। और लाइव सेशन में हर मंडे और थर्सडे को लेता हूँ, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो होप यू आर डूइंग वेल, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग हार्ड एंड बी इन टच विथ मी। थैंक यू।